चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न होता है चुनाव की, जिसे हम रणनीति कहते हैं या स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसी स्ट्रेटेजी के अंदर कर्नाटका को भारतीय जनता पार्टी ने खुद सजाकर कांग्रेस के सामने रख दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हारी नहीं है, उसने ये जीत थाली में परोसकर कांग्रेस के सामने रख दी। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है कि कोई एक राजनीतिक दल चुनाव लड़े और हारने के लिए लड़े? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग तरीके की राजनीति करती है। ये चीजों को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको कुछ तथ्य और आंकड़ों से एक मेल मिलाप कराना होगा, तब आप समझ जाएंगे कि आखिर ये बातें मैं जब कह रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। इस सारे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? आपके लिए हिंदू मुसलमान बजरंगबली हलाला बुरखा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो थे वोटर का परसेंटेज, आंकड़े और सबसे बड़ा ईवीएम मशीन। अब आप हंसेंगे, बोलेंगे देखो आ गए ईवीएम पे रोना रोना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईवीएम पे रोना ना हो क्योंकि एक बड़ा चुनाव देश के सामने है जिसे आप लोकसभा 2024 कहते हैं। इस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का एक हिस्सा है कर्नाटक चुनाव का हारना। अगर कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती या आगामी 2-3 और चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह हैं, इस चुनाव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो ईवीएम पर आप श्योर हो जाएंगे कि मशीन को मैनिपुलेट कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। लेकिन इन चुनाव के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अगर 2-3 बड़े चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो आप किस मुंह से ईवीएम पर सवाल खड़ा करेंगे? यही उस रणनीति का हिस्सा है जिसको मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं। आपको ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, उससे ठीक से पहले अगर आप सारे चुनाव को उठा लें, आप खुद गूगल कर लें, तो आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आखिर कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी है। अगर आपको देखना चाहे तो मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ समझा सकता हूँ। आइए मैं ले चलता हूँ आपको उस असलियत पैटर्न में जिसको समझने के बाद आपको लगेगा कि दरअसल कांग्रेस यहाँ पर जीती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जिताया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यानी कि 2018 में बहुत सारे चुनाव हुए। उसमें पहला चुनाव था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2018 का विधानसभा चुनाव होता है, वहां पे कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनती है और भूपेश बघेल जी वहां के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये हुआ एक राज्य। आइए दूसरे राज्य पे चलते हैं। दूसरा बड़ा राज्य है राजस्थान, जहां पर ऑलरेडी बीजेपी की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी और 7 दिसंबर 2018 को राजस्थान के चुनाव होने के बाद कांग्रेस को पूरी बहुमत मिलती है और वहां पे सत्ता बनाती है कांग्रेस, जिसके मुख्यमंत्री होते हैं अशोक गहलोत जी। ये हो गया दूसरा राज्य। आइए तीसरे राज्य की तरफ चलते हैं जो है मध्य प्रदेश। जी, मध्य प्रदेश, आपने सही सुना। तीसरा वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले सरेंडर इन द सेंस वो बनी बनाई थाली कांग्रेस को दे दी। उस समय शिवराज जी चौहान थे जो कि कितने ही दशकों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है मध्य प्रदेश। इतने सालों की सत्ता के बाद ठीक लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले यानी 28 नवंबर 2018 को वहां पर कमलनाथ जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री के बाद जो अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनते हैं वो है कमलनाथ। अब आप कहेंगे विनय भाई राज्य आपने गिना दिए, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग एक ही चीज है कि इस चारों राज्यों में लगभग बीजेपी की सरकार थी और उसने वो सरकार कांग्रेस को दे दी। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव बीते वापस से इन राज्यों को वापस ले लिया गया। अब आपको समझाने के लिए 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पहला उदाहरण है मध्य प्रदेश का। शिवराज जी चौहान वहां के मुख्यमंत्री थे। नवंबर-दिसंबर 2018 में कमलनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2019 के अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव के मतदान हुए। मई 2019 में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए। नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद ठीक कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाया गया। लोटस का मतलब जानते हैं? ऑपरेशन लोटस। किसी भी तरीके से, चाहे विधायकों को खरीद के, चाहे पार्टी तोड़कर, वहां की
सत्ता को वापस लिया जाता है। बीजेपी इसमें खिलाड़ी है, मास्टर है एक तरह से। अमित शाह जी को यूं ही चाणक्य नहीं कहते, उसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण है। अगर अमित शाह चाह ले आज भी 60-65 130 की बहुमत वाली भाजपा सरकार को गिरा के आज भी कर्नाटक में वो सत्ता हासिल कर सकता है, लेकिन उनको जरूरत इस समय नहीं है।